से मनुष्य की ये जनक के रूप में जाना जाता है। एक विनम्र साधु थे जिनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के हाइजेंडोर्फ, अब चेक गणराज्य का हिंचिसे नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार जर्मन भाषी था और उनके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वे पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। वहाँ से मेंडेल को प्रकृति है वह अक्सर अपने परिवार के बगीचे में पौधों की देखभाल करने और मधुमक्खी पालन में अपने पिता की मदद करते थे। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा को एक स्थानीय स्कूल शिक्षक ने पहचाना, जिन्होंने उनके माता पिता को उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। परिवार के लिए उनकी शिक्षा का खर्च उठाना मुश्किल था, लेकिन उनकी बहन थेरेसिया ने अपनी दहेज का हिस्सा देकर उनकी मदद की। मेंडेल ने ओलोमॉक के फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूट में दर्शन शास्त्र और भौतिकी का अध्ययन किया। वित्तीय कठिनाइयों और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने 18वीं ईस्वी में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ब्रनो तब ब्रून में सेंट थॉमस के ऑगस्टिनियन मठ में शामिल हो गए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि मठ केवल एक धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का एक प्रमुख वैज्ञानिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। मठ में उन्हें ग्रेगर नाम दिया गया और उन्होंने एक पुजारी के रूप में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। यहाँ उन्हें अध्ययन और शोध के लिए एक स्थिर और सहायक वातावरण मिला। उन्होंने वियना विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखी, जहाँ उन्होंने प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन डॉपलर के अधीन अध्ययन किया। डॉपलर के प्रभाव ने मेंडेल को विज्ञान में प्रयोगात्मक और गणितीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। में लौटने मेंडेल ने एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका असली जुनून वैज्ञानिक अनुसंधान में था। लगभग उन्होंने मठ के बगीचे में अपना प्रसिद्ध प्रयोग शुरू किया, जो लगभग 8 वर्षों तक चला। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे के मटर पीसम सैटिवम के पौधे को चुना। यह एक अत्यंत बुद्धिमानी भरा निर्णय था, क्योंकि मटर के पौधों में कई वांछनीय गुण थे। उनकी जीवन अवधि छोटी थी और वे बड़ी संख्या में संतान पैदा करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें कई स्पष्ट और विपरीत विशेषताएं थी। मेंडेल ने 7 विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए चुना है। फूल का रंग सफेद, बीज का रंग फली का आकार फूला हुआ या संकुचित, फूल की स्थिति अंतिम और तने की ऊंचाई अपने प्रयोगों को शुरू करने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए 2 साल बिताए कि उनके द्वारा चुने गए पौधे शुद्ध नस्ल वाले थे। इसका मतलब था कि जब उन्हें स्वपरागण करने दिया जाता तो वे लगातार एक ही विशेषता वाली संतान पैदा करते थे। फिर उन्होंने नियंत्रित तरीके से क्रॉस परागण करना शुरू किया। उन्होंने एक शुद्ध नस्ल वाले बैंगनी फूल वाले पौधे के पराग को एक शुद्ध नस्ल वाले सफेद फूल वाले पौधे पर स्थानांतरित किया। इस पहली पीढ़ी के संकरण से उत्पन्न हुई संतानों को पहली संकर पीढ़ी कहा गया। उन्होंने पाया कि इस पीढ़ी में सभी पौधों में केवल एक ही अभिभावक की विशेषता दिखाई दी। सभी फूलों का रंग बैंगनी था। सफेद फूल की विशेषता गायब हो गई थी। मेंडेल ने इस दिखने वाली विशेषता को प्रभावी ओवन डोमिनेंट और छिपी हुई विशेषता को अप्रभावी, यह उनके पहले मौलिक सिद्धांत प्रभाविता के नियम की नींव थी। लेकिन मेंडेल यही नहीं रुके। उनकी जिज्ञासा और भी गहरी थी।
उन्होंने शीघ्र पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण करने दिया। इससे उत्पन्न हुई दूसरी संकर पीढ़ी में वो सी पीढ़ी अतिथि मना सोले पाए। परिणाम आश्चर्यजनक थे। After होए अनिश्चय मैंने अंतरिक्ष क्षेत्र का अनाशीजिया निश्चय अनित अंतर मनोचन तो थे अध्ययन से हो गई थी। फैजी से आज से यह कहने में शांत रहे के दिन आशयों तथा प्रकट हो गई। उन्होंने पौधों की सावधानी पूर्वक गिनती की है। उन्होंने पाया कि प्रभावी और अप्रभावी विशेषताओं का अनुपात लगभग हमेशा 3:3 था। हर 4 पौधों में से लगभग 3 में बैंगनी फूल थे और एक में सफेद फूल था। यह परिणाम सभी 7 विशेषताओं के लिए समान था जिनका उन्होंने अध्ययन किया था। इस अवलोकन ने उन्हें अपने दूसरे सिद्धांत पृथक्करण के नाम सेग्रीगेशन की ओर अग्रसर किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक जीव में प्रत्येक विशेषता के लिए कारकों फैक्टर की एक जोड़ी होती है। आज हम इन कारकों को जीन चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि युग्मक गामेटेस यानी पराग और अंडाणु के निर्माण के दौरान इसलिए प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक विशेषता के लिए केवल एक ही कारक होता है। संतान को प्रत्येक अभिभावक से एक कारक विरासत में मिलता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने वंशानुक्रम की समझ को बदल दिया। प्रचलित सिद्धांत सम्मिश्रण वंशानुक्रम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का था। सिद्धांत के अनुसार संतानों में माता पिता के गुणों का मिश्रण होता है, ठीक वैसे ही जैसे पेंट को मिलाने पर होता है। मेंडल के काम ने दिखाया कि गुण अलग अलग इकाइयों के रूप में पारित होते हैं, वे मिश्रित नहीं होते। अपने प्रयोगों को और आगे बढ़ाते हुए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस का प्रदर्शन किया। इसमें उन्होंने एक ही समय में 2 अलग अलग विशेषताओं के वंशानुक्रम का अध्ययन किया। ऐसा मैंने छाड़ी है उन्होंने गोल और पीले बीज वाले पौधे का झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया। में नए सलीते पहली में सभी बीज गोल और पीले थे, जो इन दोनों विशेषताओं के प्रभावी होने की पुष्टि करता है। लेकिन जब उन्होंने फिर पीढ़ी को स्वपरागण करने दिया तो फिर पीढ़ी में 4 अलग अलग प्रकार के बीज दिखाई दिए। है जो गोल पीले, छुर्रीदार पीले, गोल हरे और झुर्रीदार हरे। उन्होंने पाया कि इन फेनोटाइप का अनुपात बहुत से ही सीधी सी सटन है। इस परिणाम ने उन्हें अपने तीसरे और अंतिम सिद्धांत स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम लॉ ऑफ यह नियम कहता है कि विभिन्न विशेषताओं के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। बीज के रंग का वंशानुक्रम बीज के आकार के वंशानुक्रम को प्रभावित नहीं करता है। मेंडेल ने अपने प्रयोगों के दौरान हजारों पौधों का अध्ययन किया और अपने परिणामों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। यह उस समय के जीव विज्ञानियों के लिए एक असामान्य दृष्टिकोण था। यह नई समस्ती समय उन्होंने ब्रनो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की 2 बैठकों में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उनके काम को पौधों के संकरण पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हिब्रिडाइजेशन शीर्षक से सोसाइटी की कार्यवाही में प्रकाशित किया गया। दुख की बात है कि उनके काम के महत्व को उस समय के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। अधिकांश जीव विज्ञानी अभी भी वर्णनात्मक विज्ञान में लगे हुए थे और उनके गणितीय दृष्टिकोण को समझ नहीं पाए। मेंडेल एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के बजाय अल्पज्ञात साधु थे। अपने काम के प्रकाशन के बौरी सिंहासन मेंडेल ने अन्य पौधों और मधुमक्खियों के साथ अपने प्रयोगों को जारी रखने की कोशिश की। हालांकि हॉकविड के जटिल आनुवंशिकी जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है ने उनके परिणामों को स्पष्ट कर दिया। उन्हें मठ का मठाधीश
इस नई प्रशासनिक भूमिका ने उनके वैज्ञानिक कार्यों के लिए बहुत कम समय छोड़ा। अपने जीवन के अंतिम दशक में वह मठ पर कर लगाने के सरकार के प्रयासों के खिलाफ एक कड़वे विवाद में उलझे रहे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनके काम का भविष्य में कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने एक बार कथित तौर पर अपने एक दोस्त से कहा था, मेरा समय आएगा, वेलकम। और मेंडेल की मृत्यु के 3 अलग अलग यूरोपीय वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से उनके काम को फिर से खोजा। वंशानुक्रम पर अपने स्वयं के शोध करते समय मेंडेल के वे यह देखकर चकित थे कि एक ऑस्ट्रियाई साधु ने दशकों पहले ही उन सिद्धांतों की खोज कर ली थी जिन्हें वे अब उजागर कर रहे थे। उन्होंने मेंडेल के काम को पूरा श्रेय दिया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें वह पहचान मिले जिसके वे हकदार थे। इस पुनर्खोज ने आधुनिक आनुवंशिकी के क्षेत्र को जन्म दिया। मेंडेल के कारक को जीन नाम दिया गया और उनके सिद्धांतों ने वंशानुक्रम की हमारी समझ की नींव रखी। उनके काम ने डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण फैलेंदे कड़ी प्रदान की। डार्विन जानते थे कि गुण विरासत में मिलते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि कैसे। मेंडेल के नियमों ने वह तंत्र प्रदान किया जिसकी डार्विन के सिद्धांत को आवश्यकता थी। आज मेंडेल के सिद्धांतों का कृषि, चिकित्सा और जीव विज्ञान के कई अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फसल सुधार कार्यक्रम बेहतर पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नई किस्मों को विकसित करने के लिए मेंडेलियन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। आनुवंशिक परामर्शदाता परिवारों को सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया जैसी विरासत में मिली बीमारियों के जोखिम को समझने में मदद करने के लिए मेंडेल के नियमों का उपयोग करते हैं। ग्रेगर मेंडेल की कहानी धैर्य, अत्यंत दृढ़ता और वैज्ञानिक पद्धति की शक्ति का एक प्रमाण है। वह एक विनम्र साधु थे जिन्होंने अपने छोटे से बगीचे में काम करते हुए प्रकृति सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर किया। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि महान खोजें कहीं भी और किसी के भी द्वारा की जा सकती है। उन्हें अपने जीवन काल में पहचान नहीं मिली, लेकिन विज्ञान के इतिहास में उनका स्थान हमेशा के लिए सुरक्षित है। आनुवंशिकी के पीछे है वह साधु जिसने विज्ञान की एक पूरी नई दुनिया के द्वार खोले। मेंडेल का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखना उनकी सफलता का एक प्रमुख कारक था। उन्होंने प्रत्येक पौधे और प्रत्येक पीढ़ी का सटीक हिसाब रखा। यह मात्रात्मक दृष्टिकोण जीव विज्ञान में अभूतपूर्व था। मेंडेल ने अपने प्रयोगों में बड़ी संख्या में पौधों का उपयोग किया, जिससे उनके परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हो गए। उन्होंने लगभग 600 मटर के पौधों का विश्लेषण किया था। उनके काम की सटीकता और पुनरुत्पादन क्षमता आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। मेंडेल केवल एक वनस्पति शास्त्री नहीं थे, वे एक प्रशिक्षित भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ भी थे। इसी अंतःविषय पृष्ठभूमि ने उन्हें वंशानुक्रम की समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने की अनुमति दी। वह मौसम विज्ञान में भी गहरी रुचि रखते थे और उन्होंने मौसम के पैटर्न का विस्तृत रिकॉर्ड रखा। उन्होंने खगोल विज्ञान और सूर्य के धब्बों का भी अध्ययन किया। उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। मठ का पुस्तकालय और संसाधन उनके शोध के लिए अमूल्य थे। मठाधीश सिरिल नप एक प्रबुद्ध नेता थे जिन्होंने वैज्ञानिक जांच को प्रोत्साहित किया। मेंडेल के साथी साधुओं ने भी उनके प्रयोगों में उनकी सहायता की। यह भले ही बौद्धिक नेतृत्व मेंडेल का था। मेंडेल के काम की विडंबना यह है कि यह आनुवंशिकता के बारे में था, फिर भी उन्होंने स्वयं कोई संतान नहीं छोड़ी।
एक चीजें है ना, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, लेकिन उनके बौद्धिक बच्चे, उनके विचार और सिद्धांत आज भी जीवित हैं और फल फूल रहे हैं। मेंडेल का नाम अब विज्ञान की हर पाठ्य पुस्तक में पाया जाता है। ब्रनो में स्थित मेंडेल संग्रहालय उनके जीवन और काम को समर्पित है। एक ऐतिहासिक स्थल है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलता और गुमनामी अंतिम नहीं होती है। सच्चाई और अच्छे काम का अंततः मूल्य पहचाना जाता है। मेंडेल ने कभी प्रसिद्धि या भाग्य की तलाश नहीं की। वह केवल अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहते थे। यह शुद्ध जिज्ञासा ही सभी महान वैज्ञानिक खोजों का मूल है। मेंडेल के नियमों की सुंदरता उनकी सादगी में निहित है। उन्होंने प्रकृति की स्पष्ट जटिलता के नीचे अनसमन्वय छिपे सुरुचिपूर्ण क्रम को उजागर किया। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसने भौतिकी में क्रांति ला दी थी और मेंडेल ने इसे जीव विज्ञान में लागू किया। उनके काम के बिना नदी है 20वीं सदी की आणविक जीव विज्ञान की क्रांति संभव नहीं थी होती। डीएनए की खोज और जीनोम अनुक्रमण सभी मेंडेल की मूल अंतर्दृष्टि पर आधारित है। मेंडेल का प्रभाव हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे हम आनुवंशिकी के बारे में अधिक सीखते हैं, हम उनके काम की प्रतिभा की ओर भी अधिक सराहना करते हैं। एक साधु जिसने दुनिया को देखने का हमारा तरीका बदल दिया। उनकी कहानी विज्ञान और आस्था के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का भी एक उदाहरण है। विज्ञान ईश्वर की रचना को समझने का एक तरीका था। उनकी आस्था ने उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कम नहीं किया। ग्रेगर मेंडेल एक बहुआयामी व्यक्ति थे। एक वैज्ञानिक और एक दूरदर्शी। उनकी विरासत मटर के पौधों और टेनिस के अनुपात से कहीं बढ़कर है। अवलोकन और दृढ़ता की स्थायी शक्ति के बारे में है। वह साधु जिसने आनुवंशिकी की खोज की, वो हमेशा मानवता के महानतम विचारकों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। मेंडेल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए भी किया क्योंकि इसके फूल उभयलिंगी होते हैं। इससे स्व परागण को नियंत्रित करना और क्रॉस परागण करना आसान हो गया। उन्होंने परागण को नियंत्रित करने के लिए चिमटी और छोटे ब्रश का इस्तेमाल किया। यह एक बहुत ही नाजुक और श्रम साध्य प्रक्रिया थी। प्रत्येक क्रॉस को सावधानी पूर्वक लेबल और रिकॉर्ड किया गया था। उनके बगीचे को एक बाहरी प्रयोगशाला के रूप में व्यवस्थित किया गया था। यह सोचना आकर्षक है कि इतिहास का इतना महत्वपूर्ण क्षण एक शांत मठ के बगीचे में घटित हुआ। मेंडेल के काम ने इस विचार को चुनौती दी कि सभी विशेषताएं समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रभावी और अप्रभावी की उनकी अवधारणा एक बड़ी सफलता थी। यह बताता है कि क्यों कुछ गुण पीढ़ियों को छोड़ देते हैं और फिर से प्रकट होते हैं। हमें शायद यह समझने में कई और दशक लग जाते। उनकी विरासत का एक हिस्सा वैज्ञानिक समुदाय में संचार का महत्व भी है। यदि उनके काम को पहले समझा और सराहा जाता तो विज्ञान की प्रगति तेज हो सकती थी। अंत में उनके निष्कर्षों ने अपना रास्ता खोज ही लिया। ग्रेगर मेंडेल की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज एक महान गुण है